हेलो दोस्तों, आज मुझे बहुत खुशी है आप लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर देखते हुए, इस YouTube चैनल के माध्यम से आपसे मिलते हुए। वो इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी एक कमी को दूर करने वाला हूँ। जी हाँ, आप लोगों को लग रहा होगा कि आखिर वो कौन सी कमी है कि जिसको आप दूर करने वाले हैं। तो आपको बताएं कि वो कमी है कि जो मैं कंटेंट को या किसी एक सेंटेंस को बार बार रिवाइज करके आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, मैं उस चीज़ को अब मैक्सिमम 1 से 2 बार रिवाइज करेंगे, 1 से 2 बार बताऊंगा, उसके बाद फिर आगे बढ़ जाऊंगा, जिससे कि वीडियोस काफ़ी लंबी ना हो, बल्कि उसमें क्वालिटी और भी आ जाए, यानी मैटर और भी समाहित हो जाए, उतने ही समय में, उतने ही टाइम पीरियड में और भी मैटर आ जाए, जिससे कि आपकी तैयारी और भी जल्दी हो सके और त्वरित गति से हो सके। और आपको बताएं कि कंटेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि कंटेंट अगर आप देखेंगे ना तो 5 स्टार का दिखेगा आपको। यहाँ इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो भी आपको कंटेंट दिए जा रहे हैं, उस कंटेंट को अगर आप स्टार देंगे तो कम से कम 5 या 4 स्टार जरूर देंगे 5 स्टार में से। यकीन नहीं होता तो इस प्लेटफॉर्म के आज के यह सेशन का वीडियोस देख करके बाकी किसी भी YouTube प्लेटफॉर्म का वीडियोस देख लीजिएगा और कंटेंट की क्वालिटी को मिला लीजिएगा। समझने और समझाने के तरीके को भी आप मिला लेंगे, आप तुलना कर लेंगे तो आप पाएंगे कि नहीं, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3 है, पहला, जिसमें कि हमने एक लेक्चर पढ़ रखा था। उस लेक्चर का नाम हमने दिया था लेक्चर नंबर 6। आज का जो लेक्चर है, यह लेक्चर है लेक्चर 7। तो दोस्तों, आज पिछली क्लास से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और आज लेक्चर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और आज का यह टॉपिक वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एसएससी के साथ साथ किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत सारे मैटर मिलने वाले हैं और साथ ही साथ यूपीएससी के लिए भी आपको काफ़ी ठोस मैटर्स देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 7। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आपका अपना दोस्त और आप देख रहे हैं 3P सर की MTIS क्लासेस। साथियों, पिछली क्लास में हमने निर्धनता एक चुनौती को शुरू किया है, जिसमें हमने यह समझ रखा था कि निर्धन कौन। आगे बढ़ते हुए हमने यह भी देखा था कि निर्धनता के कारण कौन कौन से हैं। हाँ, आप लोगों को पिछले क्लास में एक जगह लिखाया गया था निर्धनता के कारण। आप उस निर्धनता के कारण के हेडिंग को बदल करके आप वहां पर लिख दीजिएगा निर्धनता के कारक। ठीक है, गॉट इट, इतना आप समझ गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। आज पिछली क्लास में हम लोगों की जो क्लास खत्म हुई थी वो सामाजिक अपवर्जन से खत्म हुई थी। सामाजिक अपवर्जन। पिछली क्लास हमारी जो थी यहीं पर आकर के एंड हुई थी, सामाजिक अपवर्जन पर। ठीक है, तो हमने यहां पर देख लिया था कि सामाजिक अपवर्जन का मतलब होता है कि जब हम किसी समूह को या किसी व्यक्ति को अपने से दूर कर दे, अपने क्षेत्र में ना आने दे, तो यह है सामाजिक अपवर्जन। और सामाजिक अपवर्जन जो है वह निर्धनता का एक बहुत बड़ा कारण और परिणाम दोनों हो सकता है। ध्यान रखेंगे, यूपीएससी में ऐसे पूछा जा सकता है कि सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण है परंतु परिणाम नहीं हो सकता, तो यह क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गॉट इट, तो आप समझ गए होंगे। इतनी सारी चीजों को हम पढ़ लिए थे। इसके बाद इसी के साथ हमने एक दूसरी भी हेडिंग लिखा था, जिस हेडिंग का नाम था असुरक्षा, यानी सामाजिक असुरक्षा की बात। तो चलिए वहां से स्टार्ट करते हैं आज की अपनी हेडिंग्स। सामाजिक असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा दिख रहा है? गुड। तो सामाजिक असुरक्षा से आज की हमारी जो क्लास है यह शुरू होती है। तो ध्यान में रखें, सामाजिक अगर असुरक्षा की बात की जाएगी तो सामाजिक असुरक्षा में वो समुदाय, वह समूह आते हैं जो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग होते हैं। साथ ही साथ वे लोग भी सामाजिक असुरक्षा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, जो किसी ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां पर आतंकवाद, भूकंप जैसी प्राकृतिक और मानव गतिविधियां होती रहती हैं। तो ऐसे व्यक्ति सामाजिक दृष्टिकोण से ज़्यादा या सर्वाधिक प्रभावित होते हैं।
और इनके निर्धन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यदि आप इसे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं सामाजिक असुरक्षा के लिए। तो यहाँ पर लिखते हैं निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है। गॉट इट? तो ध्यान में रखेंगे, हमने आपको अभी बताया कि असुरक्षा क्या है, तो जो निर्धनता है, निर्धनता के प्रति यह भी क्या है, एक माप है। सॉरी। तो यहां पर देखिए, हमने अभी कहा कि असुरक्षित महसूस कौन करते हैं, तो वह महसूस करते हैं असुरक्षा की भावना जो या तो जनजातीय समूह होते हैं, यानी आप कह सकते हैं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति। करेक्ट? तो ध्यान में रखें, हमने आपको आज बताया कि हम पिछली क्लास में किसी एक सेंटेंस को बार बार रिवाइज करते थे। अब ये चीज नहीं होगी, बाकी आपको सारे मैटर जो हैं वो बेहतर क्वालिटी के मिलेंगे, इसकी पूरी गारंटी है। तो यहां पर देखिए, हमने लिखा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं, या सॉरी असुरक्षा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। और साथ ही साथ पिछड़ी जाति के भी कई ऐसे समुदाय हैं जो सुरक्षा के प्रति सर्वाधिक संवेदनशील होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति, इसके बाद ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जो आतंकवादी, यानी आतंकवाद घटनाएं, जहां पर आतंकवाद घटनाएं यानी आतंकवादी घटनाएं बार बार होती रहती हैं। ठीक है, आतंकवादी घटनाएं जहां पर बार बार होती रहती हैं, तो आप एक पॉइंट यहां ये कर सकते हैं। फिर इसके बाद प्राकृतिक आपदाएं, प्राकृतिक दिख रहा है, ठीक है, प्राकृतिक आपदाएं, तो ये सारी चीजें जहां होती है, तो ये सारी चीजें जहां होंगी, वहां के जो लोग होंगे वो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो प्राकृतिक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, प्राकृतिक आपदाएं, और कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे विकलांग। फिर साथ ही साथ आप लिख सकते हैं विधवा महिलाएं, बुजुर्ग। चलो यहां लिख लेते हैं, ठीक है, दिख रहा है, बुजुर्ग। तो ये सभी लोग जहां होते हैं, इनकी असुरक्षा की भावना ज्यादा होती है। और ध्यान रखें कि जब इनके असुरक्षा की भावना ज्यादा होगी, ये व्यक्ति जहां होते हैं ये सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं सामाजिक तौर पर। ध्यान में रखिएगा, सामाजिक तौर पर ये व्यक्ति सबसे ज्यादा असुरक्षित होते हैं। तो इनके असुरक्षा इनकी असुरक्षा क्या होती है, ज्यादा होती है, असुरक्षा की भावना इनमें ज्यादा होती है। और जिसकी वजह से जब व्यक्ति के अंदर असुरक्षा की भावना ज्यादा होगी, तो व्यक्ति जो है वह किसी भी कार्य में सहभागिता करने से डरेगा, अर्थात किसी भी कार्यों में भाग लेने से भी डरेगा। गॉट इट? ध्यान में रखें, जैसे अगर कहीं पर मान लेते हैं, कहीं पर कंपनी लगी है या फर्म लगा है और वहां पर कार्य हो रहा है, ऐसी स्थिति में यदि वहां पर कोई विकलांग व्यक्ति जाता है और उसे लोग गिरी हुई निगाह से देखते हैं, गिरे हुए नजर से देखते हैं, या उसको उतना सम्मान नहीं देते हैं जितना दूसरों को दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस विकलांग व्यक्ति का मनोबल गिरेगा। और जब व्यक्ति का मनोबल गिरेगा तो वह किसी भी उत्पादन को बेहतर ढंग से नहीं कर पाएगा। और जब नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, गरीब हो जाएगा, यानी निर्धनता में चला जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा कि सामाजिक असुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो निर्धनता के प्रति जो असुरक्षा है एक माप है। असुरक्षा भी क्या करता है, निर्धनता का एक कारण बनता है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर।
तो देखिए यहाँ पर ये है, अगर असुरक्षा बढ़ती है तो इसका मतलब कि निर्धनता फिर से। चलिए हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, आप सामने एरो करके लगा दीजिएगा। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, निर्धनता। तो जो निर्धनता है यह बढ़ेगी। गुड, देख रहा है भाई। तो यहां तक आप क्या करिएगा, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से लिखिए और आपको आगे बढ़ाते हैं। हो गया। तो यहां पर ध्यान में रखिएगा, चाहे तो निर्धनता लिखा रहेगा और चाहे निर्धन होने की संभावना बढ़ेगी, तो ऐसा सेंटेंस में लिखा हो सकता है। इस बात को जानते रहिएगा। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यहाँ पर हमारे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन मैटर जो है ना पूरे यूट्यूब पर आप खोज डालिएगा। अगर इससे बेहतर मैटर मिलेगा तो आप मुझे सेंड कर दीजिएगा इस प्लेटफॉर्म पर कि सर यहाँ पर ये वीडियो जो है ना उस पर आपसे बेहतर मैटर है या आपसे बेहतर समझाया गया है। गॉट इट। लेकिन ध्यान रहे एनसीईआरटी की। तो आप लोग यहाँ पर इतना लिख चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा करके फिर कुछ लिखते हैं। चलिए, तो हो गया ये। आगे बढ़ते हैं। अगर हमें क्या करना है, हमें निर्धनता के लिए लिखना है, तो हम निर्धनता के लिए कुछ शब्दों को लिख सकते हैं। तो लिखना शुरू करिएगा आप लोग। सॉरी। तो निर्धनता के लिए आप क्या करेंगे, कुछ शब्दों को लिखना शुरू करेंगे। लिखेगा असुरक्षा का निर्धारण, हेडिंग बना सकते हैं आप। असुरक्षा का निर्धारण। असुरक्षा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो असुरक्षा का निर्धारण करने के लिए हमें क्या करना है, व्यक्ति के शिक्षा को देखना है, व्यक्ति के स्वास्थ्य को देखना है, यानी व्यक्ति के शिक्षा तक की पहुंच को देखना है, व्यक्ति के स्वास्थ्य तक की पहुंच को देखना है, और व्यक्ति के खाद्यान्न सामग्री तक पहुंच को देखना है, तो या सामाजिक समूहों तक पहुंच को देखना है। तो इन सब दृष्टि से, यानी जो आजीविका यानी जीविका जो चला सके, अगर व्यक्ति की उन सब तक पहुंच नहीं है जिसकी वजह से व्यक्ति की आजीविका अच्छी चलेगी, तो व्यक्ति क्या है, असुरक्षित महसूस करेगा। यानी हम बोलेंगे कि वह व्यक्ति क्या है, असुरक्षित है। गॉट इट। फिर से ध्यान से समझ लीजिएगा, हमने क्या कहा, अगर किसी व्यक्ति की खाद्यान्न सामग्री तक या उसके पसंद की किसी चीज तक उस व्यक्ति की पहुंच नहीं है, तो व्यक्ति क्या कर रहा है, असुरक्षा महसूस करेगा। और जब व्यक्ति असुरक्षा महसूस करेगा तो व्यक्ति निर्धनता में चला जाएगा, अर्थात व्यक्ति गरीब हो जाएगा। गॉट इट। तो यहां पर आप लिखना शुरू करिएगा। अगर आपको शब्दों में लिखना है तो आप शब्दों में लिख सकते हैं, परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिसंपत्तियों, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों, और रोजगार के अवसरों तक पहुंच की दृष्टि से है। ठीक है, बस इतना ही लिखे। एनसीईआरटी में कुछ और शब्द लिखे गए हैं, लेकिन उन शब्दों का कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए समझ सकते हैं। इतना ही जान करके आप प्रीलिम्स के क्वेश्चंस कर जाएंगे। यानी कहने का मतलब देखिए, असुरक्षा का निर्धारण हम कैसे करेंगे, तो हमने कहा कि अगर व्यक्ति की पहुंच, जो व्यक्ति चाहता है, यदि उन चीजों तक नहीं होता है तो व्यक्ति क्या है, असुरक्षा महसूस करता है। जैसे परिसंपत्तियों तक, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के अवसरों तक अगर व्यक्ति की पहुंच नहीं है, यहाँ तक कि अगर उसकी पहुंच नहीं है, तो इस दृष्टि से व्यक्ति क्या है, असुरक्षा महसूस करता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा गया असुरक्षा का निर्धारण। तो असुरक्षा का निर्धारण इन सब चीजों से किया जाता है। आई गई बात समझ में? गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, और आप आतंकवाद जैसी चीज़ों को लिख ही चुके हैं, और प्राकृतिक आपदाओं को लिख चुके हैं, सुनामी को लिख चुके हैं। तो ये सब सारी चीज़ें जो है, ये भी असुरक्षा की भावना को बढ़ाती हैं, और जिससे व्यक्ति क्या करता है, गरीबी में पहुंच जाएगा, निर्धनता में पहुंच जाएगा। तो अब इनको लिखाने की जरूरत नहीं है, उन चीज़ों को आप एक जगह लिख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली हेडिंग जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, निर्धनता रेखा। दरअसल आज की क्लास यहां से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन पिछली क्लास में हमारी असुरक्षा, सामाजिक असुरक्षा छूट गया था, इसलिए आज मैं इनको पढ़ा, हमने देखा। अब इसके बाद हम लोगों का आज जो टॉपिक है उसको पढ़ने चल रहे हैं, और वो टॉपिक का नाम है निर्धनता रेखा। तो फटाफट भाई इनको लिख लिए होंगे। चलिए मिटाते हैं इनको और पढ़ते हैं निर्धनता रेखा। हेडिंग लिखिएगा, निर्धनता रेखा। चलिए, पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, ध्यान में रखिएगा, पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है। तो हम बार बार क्या करते हैं, इंग्लिश का यूज नहीं करते हैं, बट अब हम कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वर्ड का यूज करें। तो पॉवर्टी लाइन की बात हो रही है, तो पॉवर्टी लाइन की अगर बात की जाएगी, निर्धनता रेखा की बात की जाएगी, तो निर्धन अगर व्यक्तियों की चर्चा की जाती है, निर्धनता की चर्चा की जाती है, तो उसके केंद्र में निर्धनता रेखा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं, जैसे बायोलॉजी का अध्ययन करें, अर्थशास्त्र का अध्ययन करें, भूगोल का अध्ययन करें, या किसी भी विषय का अध्ययन करें, तो उसके केंद्र में सबसे पहले मानव को रखा जाता है, यानी मानव को ध्यान में रख करके ही हम किसी विषय का अध्ययन करते हैं। गॉट इट? नहीं समझ में आया? फिर से समझने की कोशिश करते हैं। भाई देखिए, इस बात को मैंने कहने की कोशिश की कि जैसे इस समय जो कोरोना का महामारी चल रहा है, इस समय कोविड-19 की महामारी चल रही है देश में, तो ऐसी स्थिति में जो भी वैक्सीन बनाए जा रहे हैं, जो भी मेडिसिन बनाए जा रहे हैं, उन वैक्सीन को खास तौर पर मानव को ध्यान में रख करके बनाया जा रहा है। उससे अगर किसी और जीव को थोड़ा बहुत क्षति भी हो जाएगी तब भी चल जाएगा, लेकिन मानव को क्षति नहीं होनी चाहिए। यही है किसी चीज को केंद्र में रख करके, यानी जिसको हम केंद्र में रखेंगे उसको क्षति नहीं होनी चाहिए, बाकी किसी दूसरे प्राणी को थोड़ी बहुत हो भी जाएगी तब भी चल जाता है। गॉट इट? तो इसमें आप समझ गए होंगे। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं निर्धनता रेखा की। अगर जब निर्धनता रेखा की बात की जाती है, निर्धनता की बात की जाती है, तो उसके केंद्र में निर्धनता रेखा होता है। तो इसको फटाफट एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए भाई, अगर हम निर्धनता पे चर्चा करते हैं, चलिए आपको जैसे रेखा खींचना है तो खींचिएगा, नहीं खींचना है तो मत खींचिएगा, हम आपको फिर शब्दों में भी लिखा देंगे, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपके पास मैटर जो है ना वो ठोस तरीके से पहुंचे, जिस पर कि आपकी पकड़ बेहतर बन जाए। इसलिए थोड़ी एग्जांपल देने की कोशिश करता हूं मैं बार बार। चलिए तो देखते हैं, अगर आप यहां पर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं निर्धनता पर चर्चा। ध्यान में रखिएगा कि जब हम निर्धनता पर चर्चा करते हैं तो उसके केंद्र में क्या होता है, पॉवर्टी लाइन होती है, यानी निर्धनता रेखा होती है। तो आप इसको डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं कि अगर हम निर्धनता पर चर्चा करेंगे तो इसके केंद्र में, ये देखिए, तो यहां पर हम लिख सकते हैं केंद्र में। हमने ऐसे बना रखा है भाई, आपको जरूरी नहीं है, आपको किसी और तरीके से समझ में आता है तो आप और तरीके से बना सकते हैं, निर्धनता रेखा। तो इसके केंद्र में हम क्या रखते हैं, निर्धनता रेखा को रखते हैं। अब ध्यान रखेंगे, अगर निर्धनता रेखा को हम रखते हैं, अभी हमने आपको बताया कि केंद्र का मतलब क्या होता है, जिसको हम केंद्र में रखते हैं हम उसी चीज पर विशेष फोकस देते हैं, उसी चीज पर हम विशेष बल देते हैं। गॉट इट? तो यहां पर आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, दिख रहा है? ठीक है, गुड। तो आप लिखेंगे सामान्यतः इसका आकलन, यानी निर्धनता रेखा का जो आकलन है, तो आप यहां लिख सकते हैं सामान्यतः आकलन। तो सामान्यतः जो आकलन है निर्धनता रेखा का, वो आकलन कैसे किया जाता है आपको बताएं तो आप लोगों को पिछली क्लास में भी पता था। आय और उपभोग के स्तर पर हम क्या करते हैं, निर्धनता रेखा को खींचते हैं या निर्धनता रेखा को तय करते हैं। तो आप यहां लिख सकते हैं आय और रोजगार या उपभोग ठीक है। तो
तो यहाँ तक आप क्या कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं। आप यहाँ पर फिर से समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा, अगर निर्धनता रेखा की बात की जाती है, सबसे पहले हेडिंग क्या है, निर्धनता रेखा है। तो अगर हम निर्धनता रेखा पर बात करेंगे तो निर्धनता रेखा पर बात करते समय यानी तो हम क्या करेंगे, निर्धनता पर चर्चा करेंगे। और जब निर्धनता पर चर्चा करेंगे तो निर्धनता पर चर्चा करते समय हमें क्या करना होगा, निर्धनता रेखा को बीच में रख करके ही बात करनी होगी। और निर्धनता रेखा को हम कैसे तय करते हैं, तो सामान्यतः तय किया जाता है, सामान्यतः इसका आकलन किया जाता है कैसे, आय और उपभोग के स्तर पर। करेक्ट, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप इतना फटाफट बना सकते हैं, जल्दी जल्दी लिख सकते हैं। इसके बाद हम कुछ और बनाते हैं। हो गया, चलिए यहाँ पर देखते हैं, इधर हम समझने की कोशिश करते हैं भाई। इसी चीज को हम यहाँ पर दूसरे एग्जांपल के थ्रू माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लेते हैं, आप देखिए समझने की कोशिश करिएगा कि हम किसे मानते हैं कि कोई व्यक्ति निर्धन है या निर्धनता रेखा से नीचे है। तो ध्यान में रखें, कुछ समूहों कुछ वस्तुओं का एक समूह दिया गया होता है। जो वस्तुओं का एक समूह दिया जाएगा, अगर मान लीजिए चलिए हम एक मान लेते हैं कि हमारे आवश्यक वस्तुएं यानी हमारी कोई आवश्यक वस्तु है, एक तो होगी नहीं, जैसे दाल चीनी, कुछ खाद्यान्न भोजन होंगे, कुछ कपड़े भी होंगे, ये हमारी आवश्यक वस्तु है। अब ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ हम भोजन कर ले, कि सिर्फ हम खाना खा लें तो यही हमारी आवश्यक वस्तु है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। आप भी समझ रहे हैं। तो आवश्यक वस्तुओं में हमारे खाद्यान्न के साथ साथ खाने पीने की वस्तुओं के साथ साथ कपड़े भी आवश्यक वस्तुओं में आ जाएंगे। और इसके साथ साथ इस कपड़े के साथ साथ आवश्यक वस्तुओं में हमारी कुछ और भी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे घर आ जाएगा, यह हमारी मूल ज़रूरत है। तो ये सभी है आवश्यक वस्तुएं। तो आवश्यक वस्तुओं को अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक टोकरी है, चलिए ये देख लेते हैं, एक टोकरी हमने बना रखी। अब कई लोग आप लोगों में से ये कहेंगे कि सर ये देखो ना, ये टोकरी नहीं है, आपको टोकरी भी नहीं बनाने आती। तो भाई मेरे, ये टोकरी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई गल नहीं है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं एक टोकरी है। अब इसमें क्या है, इसमें हम खाद्यान्न की बात करते हैं, मतलब अनाज की बात करते हैं, अनाज, कपड़े की बात करते हैं, घर की बात करते हैं, आश्रय की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, मतलब और भी ईटीसी यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो देखिए अब व्यक्ति क्या होगा, निर्धन कौन व्यक्ति होगा, इसकी बात हम समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारी आवश्यक वस्तुएं हैं इस टोकरी में। देखिए यहाँ पर हमने लिख लिया कि आवश्यक वस्तुओं का समूह, आवश्यक वस्तुओं का समूह, ठीक है। तो ये है आवश्यक वस्तुओं का समूह। अब यहां पर बात करते हैं। देखिए अगर किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाए, यदि किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाए कि वह अपनी आवश्यक वस्तुओं का उपभोग ना कर सके, ठीक है, फिर से सुनिएगा, अगर किसी व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाए, उत्पादन करने की क्षमता इतनी कम हो जाए कि वो अपनी आवश्यक वस्तुओं के समूह को पूरा ना कर पाए, यानी उसके मुंह कुछ ऐसे बन जाए। ये देखिए अगर हम बताएं तो अगर देखिए यहां पर अगर व्यक्ति है और इसकी आय कम हो गई, देखिए ये व्यक्ति है और व्यक्ति की क्या हो गई, आय कम हो गई, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति का चेहरा इस टाइप से नहीं होगा, है ना, इस टाइप से नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, इस टाइप से, ठीक है, गुड। तो यहां पर आप समझने की कोशिश करिएगा। हमने क्या कहा कि आवश्यक वस्तुओं के समूह को यदि व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाए कि उसको पूरा ना कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो गरीब माने जाते हैं, ऐसे व्यक्ति निर्धन माने जाते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति तब कहाँ होते हैं, निर्धनता रेखा के नीचे चले जाते हैं। गॉट इट? अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज सुनिए। इंपॉर्टेंट ये है कि सभी देशों में और भिन्न भिन्न कालों में, यानी भिन्न भिन्न समय में, सभी देशों में, जैसे भारत, अमेरिका, जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी ना, और यूरोप के जितने भी देश हैं, तो सभी देशों में जो आवश्यक
मूलभूत आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक वस्तुओं का समूह है, ये अलग अलग होता है। अब ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई। सभी देशों में, जैसे अमेरिका की हम बात करेंगे और ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, जापान की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे, तो सभी देशों में जो आवश्यक वस्तुओं का समूह है वो अलग अलग होता है और अलग अलग समय में भी अलग अलग थी। तो यहां पर बात करते हैं, यानी इस तरह से इसका मतलब ये हुआ कि अगर आज हमने क्या कहा कि अगर व्यक्ति की आय इतनी कम हो जाए कि वह अपने आवश्यक वस्तुओं के समूह को पूरा ना कर पाए, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वह निर्धनता रेखा के नीचे चले जाते हैं। करेक्ट? तो यहां पर आप समझ गए। दूसरी बात हमने ये बताया कि सभी देशों में जो आवश्यक वस्तुओं का समूह है ये अलग अलग है। ठीक है? तो इस तरह से इसका मतलब ये हुआ, इंपॉर्टेंट लाइन, कि सभी देशों का या सभी देशों में निर्धनता रेखा भी अलग अलग होगी। गॉट इट? तो इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सभी देशों में आवश्यक वस्तुओं का समूह अलग अलग होता है, इसलिए सभी देशों में निर्धनता रेखा भी अलग अलग होगी। गॉट इट? तो देखिए, तो यहां पर अब आप समझ गए होंगे। चलिए इन्हीं चीजों को हम क्या करते हैं, शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं फटाफट। तो मिटाए भाई इनको, आप लोग खींच लिए होंगे, जो भी चित्र खींचना हुआ होगा। ध्यान में रखिएगा, ये आवश्यक वस्तु है और आवश्यक वस्तुओं को ये पूरा नहीं कर पा रहा है, इसलिए व्यक्ति का चेहरा थोड़ा सा ऐसा हो गया है ना, ड्रॉप हो गया है। तो ध्यान में रखें। तो मिटाते हैं, आप इतना बना लिए होंगे। जैसे अगर मान लें कि हम ये कहें कि यार मुझे पेन चाहिए था और लेकिन मेरी आमदनी इतनी ना हो पाए कि मैं एक पेन खरीद लूं, तो ये क्या हो गया, ये हमारी मूल आवश्यकता थी और मैं पेन नहीं खरीद पा रहा हूं, तो इसलिए मैं क्या हूं, निर्धनता रेखा से नीचे हूं, इसका मतलब मैं निर्धन हूं। गॉट इट? तो ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए इसको शब्दों में लिखते हैं। इसी चीज को, नीचे जगह नहीं थी इसलिए हमने उसको मिटा दिया, तो शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा। आप लिख सकते हैं, निर्धन व्यक्ति की आय, जल्दी जल्दी लिखेगा, निर्धन व्यक्ति की आय या उपभोग स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर इसको आप चाहें तो इन्वर्टेड कामा में कर सकते हैं। यानी न्यूनतम स्तर का मतलब जो हमारी मुख्य चीजें थी, हम उस इतना ही आमदनी हमारी हो रही है कि हम उसको भी पूरा नहीं कर सकते, तो न्यूनतम स्तर से नीचे की बात हो रही है। तो निर्धन व्यक्ति की आय या उपभोग स्तर ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे, आप चाहे तो तीर लगा सकते हैं, डायरेक्ट तीर लगा सकते हैं, नीचे गिर जाए, या फिर आप पूरा लिख सकते हैं। चलिए हमने लगा दिया, तीर लगा दिया। आपको सेंटेंस में लिखना है तो आप लिख सकते हैं कि न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए या चला जाए। ठीक है, आप शब्दों में से लिख सकते हैं, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह, दिए हुए वस्तुओं के समूह या दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान में रखेंगे, कुछ लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा, दिक्कत होगी सेंटेंस पढ़ने के बाद कि सर आप ये बताओ कि आपने यहाँ पर लिख दिया है कि जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए आवश्यक है, तो आपको ऐसे लिखाना चाहिए था कि जो दिए हुए समूह को पूर्ण करने के लिए कम पड़ जाते हैं या न्यूनतम हो जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर लिखा गया
ठीक है। आप इसको अगर लिखने की कोशिश करेंगे तो आप लोगों में से जो लोग लिखना चाहते हैं उसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, या करके दिए हुए समूह को, समूह यहाँ पर चलिए या करके लिख सकते हैं, जो मूल आवश्यकताओं के एक दिए हुए समूह को पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो अभी हमने आपको बताया कि ये मूल आवश्यक वस्तुएं जो हैं वो सभी देशों में अलग अलग हैं, अलग अलग समय में, अलग अलग जगहों पर अलग अलग थी और हैं भी। तो इसलिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, पैरा चेंज करके लिख लीजिएगा। ये दिख रहा है? ठीक है, गुड। ये मूल आवश्यक वस्तुएं, ये मूल आवश्यक वस्तुएं विभिन्न कालों एवं देशों में, विभिन्न कालों एवं देशों में भिन्न है। गॉट इट? तो यहां तक आप समझ गए होंगे। फिर से ध्यान से समझिएगा और सुनने की कोशिश करिएगा। मैंने क्या कहा, हमने यहाँ पर लिखा है, जो शब्दों को लिखा है कि इतनी सारी चीज़ें तो आप ऊपर पहले ही समझ गए थे। हम रिवीजन नहीं कराना चाहते, बार बार रिपीट नहीं करना चाहते एक शब्द को और एक सेंटेंस को जिनको आप समझ चुके हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये मूल आवश्यक वस्तुएं भिन्न भिन्न कालों में या विभिन्न कालों में एवं देशों में अलग अलग रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपको क्या कहा कि अभी जो हमने अनाज और कपड़े, घर की बात की, तो ये हमारे भारत की ज़रूरत हो सकती है। हो सकता है कि ये हमारे भारत में मूल आवश्यक हो लेकिन अमेरिका में ना हो। जैसे अगर हम बात करें तो आज अमेरिका में जो मूल आवश्यक वस्तु है वह एक कार भी है। जो मूल आवश्यक की जो टोकरी बनी हुई है, जो समूह है मूल आवश्यकताओं की, मूल आवश्यकताओं के वस्तुओं की जो समूह बनी है, उस मूल आवश्यकताओं की वस्तुओं के समूह में कार को भी रखा गया है। लेकिन भारत में अभी कार के लिए अगर बात की जाएगी तो यह एक विलासिता की वस्तु है। गॉट इट? ध्यान में रखिएगा। तो इसलिए कार भारत में मूल आवश्यक वस्तु नहीं है। हमारे यहाँ यानी भारत देश में कार एक मूल आवश्यक वस्तु नहीं है, जबकि अमेरिका में कार एक मूल आवश्यक वस्तु है। अगर अमेरिका में, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास कार नहीं है वह व्यक्ति निर्धनता रेखा से नीचे है, यानी गरीबी में है। जबकि हमारे यहाँ जिसके पास कार है वो निर्धनता रेखा में बिल्कुल भी नहीं हो सकता। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर इतनी बातें हमें समझ में आ गई हैं, हमने लिख रखा है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आप इनको मिटा लीजिएगा जल्दी से। सॉरी आप नहीं मिटाएंगे, हम मिटाते हैं और इसके आगे फिर लिखने की कोशिश करते हैं। चलो यहाँ पर हो जाएगा आगे, तो इसी में लिख लेते हैं क्योंकि दिख रहा है आप लोगों को। तो आप लिख सकते हैं, अतः, निष्कर्ष लिख लीजिएगा। अतः काल एवं स्थान के अनुसार, अतः काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। चलिए, दिख रहा है? गुड। भिन्न हो सकती है, निर्धनता रेखा भी भिन्न हो सकती है। उदाहरण लिख लीजिएगा। अगर उदाहरण लिखना है तो उदाहरण लिख सकते हैं। उदाहरण, सॉरी, उदाहरण, ठीक है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, एक तरफ आप कर सकते हैं अमेरिका और एक तरफ कर सकते हैं भारत। तो अभी हमने आपको बताया कि भारत में जो मूल आवश्यक वस्तु है वह खाद्यान्न चीज़ें हैं, कपड़े लत्ते हैं, घर हैं। लेकिन अमेरिका में जो मूल आवश्यक वस्तु है उसमें से एक
आपका कार भी है और भारत में कार मूल आवश्यक वस्तु नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं कि कार नीचे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो चलो भाई यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख ले रहे हैं, दिखेगा नहीं दिखेगा यार, कैसे दिखेगा। तो चलो यहाँ पर ऊपर मिटा देते हैं, आप नीचे लिख लीजिएगा। आप नीचे तीर लगा करके लिखेंगे, मैं ऊपर तीर लगा करके लिख रहा हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने मिटाया, यहाँ से मैंने मिटाया। और चलो हम इसको क्या करते हैं ना, ऊपर लिख देते हैं। उदाहरण को हम यहाँ लिखते हैं, गॉट इट। तो अब आप समझ गए होंगे। चलिए बात करते हैं अमेरिका की, थोड़े पल के लिए अमेरिका चलते हैं हम लोग, गाना गाने चलते हैं, पढ़ने लिखने चलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम कहाँ चलते हैं, भारत में आ जाते हैं भाई। जल्दी जल्दी सफ़र करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और यहाँ पर अमेरिका में जो कार है, कार की अगर बात की जाएगी एग्जाम्पल के तौर पर, कार क्या है, मूल आवश्यक वस्तु है। तो आप इसे लिखेंगे मूल आवश्यक वस्तु। गॉट इट, मजा आ रहा है। तो देखिए अमेरिका में कार जो है मूल आवश्यक वस्तु है, जबकि भारत में कार जो है कार जो है, यह कार मूल आवश्यक वस्तु, मूल आवश्यक नहीं, मतलब ऐसे नहीं लिखते यार, हम लिख सकते हैं कि विलासिता की वस्तु है, विलासिता। ये देखिए, तो भारत में कार क्या है, विलासिता की वस्तु है, जबकि अमेरिका में मूल आवश्यक वस्तु है। तो इसका मतलब निर्धनता रेखा भी अलग अलग देशों में अलग अलग होगा। करेक्ट। तो यहां से क्वेश्चन बनते हैं भाई, सिविल जैसे एग्जाम में, वनडे जैसे एग्जाम में, कुछ जो एसएससी हैं या बड़े लेवल के एग्जाम होते हैं, सीडीपीओ वगैरह ऐसे एग्जाम होते हैं, सीजीएल, सीपीओ, तो उनमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, इतनी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। तो मिटाते हैं जल्दी से भाई, लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत में निर्धनता रेखा की। मजा आ रहा है भाई। तो आज मैंने क्या किया, मैं इस बात को ध्यान में रख रहा हूं कि किसी भी सेंटेंस को या किसी भी शब्द को बार बार रिवाइज ना किया जाए, बस सिर्फ और सिर्फ आपको जो कंटेंट दिए जाए वो बेहतर हो, वो अच्छे क्वालिटी के हो। अगली हेडिंग हम लिखते हैं भारत में निर्धनता रेखा। चलिए भाई लिखिएगा, भारत में निर्धनता रेखा, पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ठीक है, गुड। तो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं भारत में। देखिए, अगर भारत में बात की जाएगी पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, भारत की बात की जा रही है गरीबी रेखा की, तो गरीबी रेखा अभी हमने क्या कहा, अगर अमेरिका के पॉवर्टी लाइन की बात की जाएगी, चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझने की बात करते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करेंगे, अमेरिका, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पर कार रखी गई है, यहाँ कार है, और फिर चलिए अमेरिका यहाँ हम करते हैं, तो यहाँ हम करते हैं अनाज, यहाँ पर हम करते हैं फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है। यहाँ पर हम करते हैं कार, और यहाँ पर हम कुछ और कर लेते हैं, ETC। चलिए, ऐसे हमने बनाया कि ऐसी वस्तुओं का क्रम है, बढ़ते हुए क्रम में है, ऐसे ऊपर है। तो अगर अमेरिका का व्यक्ति, अगर ये मान लेते हैं कि हम पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा है, ठीक है, निर्धनता रेखा, गुड। तो ध्यान से समझते रहिएगा भाई कि ये है निर्धनता रेखा। और निर्धनता रेखा की अगर बात की जाए, तो निर्धनता रेखा अगर मान लीजिए अनाज को टच किया, एसी को टच किया, लेकिन यहां से जाने के बाद कार को टच नहीं कर पाया और फिर ऐसे चला गया, यानी कोई व्यक्ति है जिसके पास अनाज है, एसी भी है, बट कार नहीं है, तो वो व्यक्ति अमेरिका में निर्धन है। ध्यान में रखिएगा, वो व्यक्ति कहाँ है, अमेरिका में निर्धन है। लेकिन अगर हम भारत की बात कर लें, हम भारत की बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू समझने की, अगर हम भारत की बात करते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा भाई, तो भारत की बात करते हैं, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर है अनाज, देख रहा, चलिए ठीक है,
यहाँ दिखेगा, ठीक है ठीक है। तो अनाज, और यहाँ पर हम कर लेते हैं कपड़े, और यहाँ पर कर लेते हैं, चलिए जूते, कपड़े जूते एक ही पास कर लेते हैं भाई, कपड़े जूते। फिर इसके बाद हम लोग आगे बना लेते हैं प्रकाश और शिक्षा। चलिए, और यहाँ पर हम करते हैं कार। चलिए कार नहीं, पहले एसी कर लेते हैं ताकि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। एसी कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर कुछ और चीज़ों को कर लेते हैं, फिर कार कर लेते हैं। चलिए अब यहाँ से इनको मिटा सकते हैं, यहाँ कार कर लेते हैं, और फिर यहाँ ETC कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि अगर भारत में किसी व्यक्ति के पास, हम निर्धनता रेखा की बात कर रहे हैं भाई, कहाँ पर? भारत में। ध्यान से सुनिएगा, भारत की बात हो रही है, निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा। चलिए यहाँ नीचे लिख लेते हैं निर्धनता रेखा। गुड, देखा, चलिए कोई बात नहीं। तो निर्धनता रेखा की बात करते हैं, तो भारत में निर्धनता रेखा अनाज को टच करता है, अनाज को टच करने के बाद कपड़े जूते को टच करता है, और फिर इसके बाद प्रकाश की वस्तु को टच करता है, और ये जा करके एसी को टच कर जाता है, लेकिन इसके बाद कार से नीचे आ जाता है। देखिए कार को टच नहीं किया है, कार को यहाँ भी टच नहीं किया है, अमेरिका में भी जो निर्धनता रेखा है वो कार को टच नहीं किया है, और यहाँ भारत में भी जो निर्धनता रेखा है वो कार को टच नहीं कर रहा है, कार को टच नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एसी को टच कर लिया भारत, और यहाँ भी अमेरिका में भी एसी को निर्धनता रेखा टच कर लेती है, यानी किसी व्यक्ति के पास एसी वगैरह जैसी व्यवस्थाएं हैं। तो ध्यान में रखिए, अगर अमेरिका में किसी व्यक्ति के पास एसी है लेकिन कार नहीं है, तो वो व्यक्ति निर्धनता रेखा में आ जाएगा। देखिए निर्धनता रेखा से नीचे हो गया। अगर कार होता तो निर्धनता रेखा के ऊपर होता, या निर्धनता रेखा के कम से कम पास होता। लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें कि अगर किसी व्यक्ति के पास एसी है, कहाँ पर? भारत की बात हो रही भाई। अगर किसी व्यक्ति के पास एसी है तो वह व्यक्ति निर्धन नहीं है, बल्कि वह क्या है? अमीर है, या सामान्य आप कह सकते हैं, लेकिन निर्धन नहीं है। यहां पर हम कह सकते हैं निर्धन नहीं, निर्धन नहीं। तो यहां पर जो व्यक्ति है वो निर्धन नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने एसी का उपभोग कर लिया। कहां पर? भारत में। और भारत में अभी यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते रहिएगा, तो अनाज, जूते, प्रकाश, शिक्षा, ये सभी चीज़ें हमारी पूरी हो जा रही हैं। हम ऐसी जैसी चीज़ों का उपभोग कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? यानी ये विलासिता की वस्तु थी, अब हमारे पास विलासिता की वस्तु भी आने लगी, तो अब हम निर्धन नहीं रह गए। जबकि अमेरिका में निर्धनता रेखा हमने देखा कि अनाज, एसी को, मतलब एसी भी टच कर गया, और कार नहीं मिली, तब व्यक्ति क्या चला गया? निर्धनता रेखा के नीचे चला गया। और हमारे पास यहाँ पर एसी आ गई, तो हम निर्धनता रेखा के ऊपर पहुंच गए। आई बात समझ में? इसका मतलब कि सभी जगहों पर निर्धनता रेखा अलग अलग है। तो आप इस लाइन को ऐसे खींच सकते हैं, बना सकते हैं। और यहाँ पर हमने लिखा है कि निर्धन नहीं है, यानी व्यक्ति निर्धन नहीं है। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं व्यक्ति निर्धन है, व्यक्ति निर्धन है। चलिए, तो आप इसको क्या करेंगे? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे और जल्दी से खींच लेंगे, बना लेंगे। इसके बाद हम क्या करते हैं? कुछ शब्दों को लिखने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, हो गया होगा तो मिटाते हैं। वीडियोस एक बार ना समझ में आया करे तो दूसरी बार देख लिया करिए, आपको स्पष्ट हो जाया करेगा। तो अब क्या करते हैं? इसी हेडिंग के अंतर्गत, अभी तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश किया था कि कैसे हम किसी व्यक्ति को निर्धनता रेखा से नीचे ला सकते हैं, यानी कह सकते हैं कि ये निर्धनता रेखा से नीचे है और ये निर्धनता रेखा से ऊपर है। तो इसकी बात हो गई। अब हम लिखते हैं कि भारत में निर्धनता रेखा की हम बात कर रहे थे, तो जीवन निर्वहन के लिए, जीवन निर्वहन के लिए, अच्छा एक बात को आप ध्यान में रखें कि अभी हमने आपको बताया था
कि जो हमारी मूल आवश्यक वस्तुएं हैं, यदि हमारी मूल आवश्यक वस्तुएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो इसका मतलब कि हम निर्धन हैं या व्यक्ति निर्धन है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर भी लिखा गया है कि जीवन निर्वहन के लिए हमें कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं चाहिए, इनकी बात की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं जीवन निर्वहन के लिए भारत में क्या होता है कि आप किन किन चीज़ों को चाहिए, आप यहाँ लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिखते हैं। तो पहली वस्तु है आपका खाद्य आवश्यकता, खाद्य आवश्यकता। दूसरी है कपड़े जूते, ईंधन, कपड़े जूते और ईंधन। तो भाई देखिए ये हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, बट कंटेंट जो है ना माइंड ब्लोइंग है। इसके लिए आप टेंशन ना लीजिएगा, किसी भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो उससे बेहतर आपको मिलेगा, डाउन नहीं हो पाएगा। आगे देखिए, लेकिन ध्यान रहे कि एनसीईआरटी की बात हो रही है अभी। प्रकाश शैक्षिक मतलब शिक्षा की बात हो रही है, एवं चिकित्सा। तो ये देखिए, अगर इन सब की व्यक्ति के पास अगर ये सब सारी चीजें उपलब्ध हैं तो व्यक्ति क्या है, निर्धन नहीं है। हम उसे निर्धनता रेखा से नीचे नहीं मान सकते। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के पास इन सारी चीज़ों में से कोई चीज़ उपलब्ध नहीं हो रही है या इन सब चीज़ों से वह वंचित रह जा रहा है, वंचित होने का मतलब दूर हो जाना, मतलब उसको मिल नहीं पाना। तो अगर कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों को या इन वस्तुओं से वंचित रह जा रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति क्या है, निर्धन है या निर्धनता में चला गया है। गॉट इट? तो ध्यान में रखेंगे। तो ये जीवन निर्वहन के लिए आवश्यक है। चलिए शब्दों में आप लिख सकते हैं कि आप लिखना शुरू करिएगा, इसको लिख लीजिएगा जल्दी से और आप लिखना शुरू करेंगे तो ठीक है ना। चलिए क्या लिखना है, इतना लिख लीजिएगा, इतने से काम हो जाएगा। आप आगे लिख सकते हैं, यहां पर अगर लिखना हो तो इन भौतिक मात्राओं को रुपए में उनकी कीमतों से गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, गॉट इट? तो यानी कहने का मतलब कि ये जो भौतिक वस्तुएं हैं, यहाँ पर खाद्य आवश्यकता या खाद्य वस्तुएं, कपड़े, जूते, ईंधन, ये सारी चीज़ें जो हैं, इन सारी चीज़ों की जो वैल्यू होती है उसको रुपए में मान करके फिर जितना ये वस्तु रहती है उसमें गुणा कर दिया जाता है और तब प्राप्त किया जाता है कि अच्छा एक व्यक्ति के पीछे कितना खर्च हो सकता है महीने में या एक दिन में। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब चीज़ों को जानते रहिएगा। हमने आपको बताया कि अगर इन चीज़ों की ये चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास उपलब्ध नहीं है, कोई व्यक्ति इन सब चीज़ों से वंचित रह जाता है तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा के नीचे है यानी निर्धनता के नीचे है। बट अगर ये सभी वस्तुएं उपलब्ध हैं तो वो व्यक्ति गरीब यानी निर्धनता रेखा से नीचे नहीं माना जाएगा। भारत में हम बात कर रहे हैं, ध्यान में रखे रहिएगा। चलिए आगे लिखते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अब अगर देखें तो ये सारी चीज़ें हो गई। अगर हम खाद्यान्न की बात करें, भारत में खाद्यान्न की बात की जाए, खाद्य आवश्यकता की बात की जाए कि एक व्यक्ति को कितना खाद्य चाहिए, तो आपको बताएं कि भारत में एक व्यक्ति को खाद्य के रूप में, कैलोरी के रूप में उसके मात्रा को मापा जाता है। जैसे अगर बात किया जाए कि कितना हमें कैलोरी ज़रूरत है, कितनी कैलोरी ऊर्जा की हमें ज़रूरत है, यदि हमारी ज़रूरत उतनी पूरी हो जाती है तो व्यक्ति यानी इसका मतलब गरीब नहीं है और वह कुपोषण का शिकार नहीं हो सकता। जैसे अगर हम गांव की बात करें तो गांव में जो एक व्यक्ति होता है, गांव में एक व्यक्ति को 2400 कैलोरी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति चाहिए। ठीक है, 2400 कैलोरी
प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। यानी हम हैं, गांव में हैं, तो हमें 2400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और वो कैलोरी कहाँ से मिलेगी? अनाजों से मिलेगी, दूध से मिलेगा, मक्खन से मिलेगा, इन सारी चीज़ों से मिलेगा। तो उन्हीं सब चीज़ों को हम क्या करते हैं, जोड़ करके घटा करके हम देख लेते हैं कि एक व्यक्ति पर महीने का खर्च कितना होगा या एक दिन का खर्च कितना हो सकता है। तो इस तरह से यानी हम कैलोरी के रूप में अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जबकि शहरों में जो व्यक्ति होता है, तो एक व्यक्ति को 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए होता है। अगर एक व्यक्ति को कार्य करना है शहरों में तो उसे 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए, जबकि गांव में जो व्यक्ति होता है उसे 2400 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि जो गांव में व्यक्ति होता है, ग्रामीण व्यक्ति जो होते हैं, ग्रामीण व्यक्ति ज़्यादा काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, जबकि शहरी व्यक्ति ज़्यादा काम नहीं करते, वो हार्ड वर्क नहीं करते, इसलिए उन्हें ऊर्जा की ज़रूरत कम पड़ेगी, कैलोरी की ज़रूरत कम पड़ेगी। आई बात समझ में? तो चलिए, आप समझ गए होंगे। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को हम लिखने वाले हैं, समझने वाले। लिखेगा खाद्य आवश्यकताओं के लिए, खाद्य आवश्यकताओं के लिए अच्छा, एक बात को ध्यान में रखिए कि यहाँ पर हम आपको इसलिए लिखाते हैं क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, नहीं तो पीडीएफ वगैरह उपलब्ध करा देते हैं आपको, और टाइम भी नहीं है, तो जिससे आपको लिखना नहीं पड़ता। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बन सकते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों को लिखाना और पढ़ाना मेरा दायित्व बनता है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते। तो देखिए, खाद्य आवश्यकताओं को या आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र, खाद्य आवश्यकताओं के लिए वर्तमान सूत्र कैलोरी है। कैलोरी पर आधारित है। ये देखिए, आप इसको इन्वर्टेड कामा में लिख सकते हैं भाई, इसको इन्वर्टेड कामा में बंद कर सकते हैं। तो कैलोरी पर आधारित है, ठीक है। तो कैलोरी पर आधारित है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, नीचे देखेगा, ठीक है, बताते हैं। लिखेगा जैसे अनाज, दालें, सब्जियां, अनाज, दालें, सब्जियां, दूध, तेल और कुछ, दूध, तेल, चीनी आदि मिलकर इस आवश्यक कैलोरी की पूर्ति करते हैं। आवश्यक, ठीक है, कैलोरी की पूर्ति करते हैं। गॉट इट? तो इतना जल्दी से लिखिएगा भाई, क्योंकि टाइम कम है, वीडियोस हम नहीं चाहते कि लंबी हो, तो जल्दी करिएगा। इतना लिखेगा, फटाफट लिखे, आप लोग लिख सकते हैं। चलिए भाई, जल्दी 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 करिएगा, तो आप लिख सकते हैं। चलिए भाई, तो जल्दी से आप लिख लिए होंगे। आपको बताएं कि यहाँ पर ये जो कैलोरी है, ये कैलोरी है, तो ये कैलोरी जो है आयु और लिंग के आधार पर अलग अलग हो सकती है। मतलब हो सकती नहीं, बल्कि आप ये कहेंगे कि आयु और जेंडर के आधार पर, लिंग के आधार पर अलग अलग होती है। तो आप लिख सकते हैं कि ये कैलोरी दिख रहा है, ठीक है, ये कैलोरी आयु और लिंग के आधार पर अलग अलग होता है, ठीक है। तो अलग अलग होता है, यहाँ लिख दिया भाई एकदम नीचे, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो यही लिखते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, अलग अलग होता है। चलिए,
हो गया, एडजस्ट हो गया, तो अलग अलग होता है भाई। ध्यान में रखेंगे कि ये जो कैलोरी है ये आयु और लिंग के आधार पर सभी लोगों को अलग अलग जरूरत होती है। और इसके पहले जो कुछ भी था, जो भी हमने आपको बताया कि शहरों में गाँवों में सभी लोगों को जो ऊर्जा की ज़रूरत होती है उसे हम कैलोरी के रूप में मापते हैं। और यहाँ पर जो है कैलोरी अलग अलग आयु के लिए अलग अलग ज़रूरत होती है, शहरों के लिए अलग और गाँव के लिए भी अलग अलग होती है। तो चलिए इतना हो गया होगा, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, यूपीएससी एग्जाम में, और इसलिए इन सबको रट्टा नहीं मारना है बल्कि समझना है विषय को। हाँ, कैलोरी वगैरह की जो बात है उसे आप रट्टा मार लेंगे तब भी चलेगा। जैसे भारत में एक व्यक्ति के पीछे कितनी कैलोरी मानी जाती है, जो गांव में रहता है तो 2400 कैलोरी मानी जाती है, जबकि शहरों में जो है 2100 कैलोरी मानी जाती है। तो ये सब आप क्या करेंगे, रट्टा मार लेंगे तब भी चलेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर लिखते हैं भारत में कैलोरी या आवश्यक कैलोरी, आवश्यक कैलोरी। तो ध्यान में रखिएगा भाई, सॉरी, भारत में आवश्यक कैलोरी की बात हो रही है। तो आवश्यक कैलोरी की अगर हम बात करें तो भारत में आप यहां लिख सकते हैं नंबर 1 कि ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी हमने आपको बताया ग्रामीण क्षेत्रों में अगर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है तो 2400 कैलोरी आप लिख सकते हैं, 2400 कैलोरी। CAL का मतलब होता है कैलोरी, करेक्ट, आप लोगों को पता भी होगा। तो कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, प्रतिदिन। तो ये देखिए दिख रहा होगा, तो प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोग रहते हैं उनको 2400 कैलोरी की जरूरत पड़ती है। जबकि जो शहरों में रहते हैं यानी शहरी क्षेत्रों में आप लिख सकते हैं शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। ठीक है, तो शहरों में जो व्यक्ति रहते हैं उनको 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चाहिए होती है अपनी आवश्यक चीज़ों को पूरा करने के लिए, मतलब अपनी आजीविका को पूरा करने के लिए, या लाइफ को अच्छे ढंग से या बेहतर यानी शरीर सुचारू रूप से कार्य कर सके, इसके लिए 2100 कैलोरी की जरूरत पड़ती है, ऐसा भारत में माना गया है। ठीक है, और ये सब कैलोरी पूरे कैसे होंगे, तो हमने अभी आपको बताया अनाज, दूध, मक्खन, तेल, दही, घी, इन सबसे पूरा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ पर लिखते हैं कुछ शब्दों को लिख लीजिएगा। ध्यान में रखिएगा कि इन शब्दों को कैसे हम जोड़ते हैं, कैसे हम मानेंगे कि एक व्यक्ति के पीछे कितना खर्च हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जितनी भी उसको वस्तु जरूरत पड़ती है, एक व्यक्ति कितना खाता है हम उसको मान लेते हैं। जैसे अनाज, दूध, मक्खन, दही को मिला करके हम उसको मान लेते हैं, और उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है उस मौद्रिक मूल्य को जितना एक व्यक्ति को जरूरत होती है उसी में क्या करते हैं, उसको गुणा कर देते हैं, भाग कर देते हैं, और जितना निकल करके आता है हम समझ लेते हैं कि एक व्यक्ति को महीने में इतना चाहिए होता है। इसीलिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कुछ शब्दों को लिख सकते हैं और उन शब्दों को लिखना शुरू करिएगा। आपको मन कर रहा हो तो आप लिख सकते हैं, लिखिएगा अनाज आदि के रूप में, अनाज आदि के रूप में, अनाज आदि के रूप में इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए इन कैलोरी आवश्यकताओं को खरीदने के लिए प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, देखिए अभी जो बताए थे प्रति व्यक्ति कि एक व्यक्ति कितना खर्च कर लेता है, उसके पीछे कितना मौद्रिक मूल्य आता है, कितना खर्च होता है, उसी की बात हो रही है। तो प्रति व्यक्ति मौद्रिक व्यय को, मौद्रिक व्यय को
कीमतों में वृद्धि को, कामा देकर के आप लिखेंगे कीमतों में वृद्धि को, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, कीमतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समय समय पर संशोधित किया जाता है, समय समय पर संशोधित किया जाता है। भाई गॉट इट। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, सीख सकते हैं और समझ भी सकते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमने कहा कि सभी व्यक्तियों को जो आवश्यक वस्तु है यानी जो कैलोरी है, कैलोरी की जरूरत पूरा करने के लिए उन्हें कुछ मौद्रिक यानी जैसे अनाज खरीदना है, दूध, दाल, चीनी, चावल, जो कुछ भी है उनको खरीदने के लिए सभी व्यक्तियों के पास तो उपलब्ध नहीं हो सकते सारी चीजें, इसलिए उन्हें खरीदना पड़ेगा। और इसको खरीदने के लिए व्यक्ति के मतलब एक व्यक्ति को इतना कैलोरी पूरा करने में जितना खर्च होता है उसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं और उसी कीमतों को वृद्धि को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, निर्धनता रेखा को बार बार खींचते रहते हैं, आगे पीछे करते रहते हैं। गॉट इट। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, इसको लिख लीजिएगा। अब यहां की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं, अब यहां से एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप क्वेश्चन को बताइएगा कि जो गांव में व्यक्ति है उसके पीछे ज्यादा खर्च होगा कैलोरी को पूरा करने में, या जो शहरों में है उस व्यक्ति के पीछे ज्यादा खर्च होगा। आप वीडियो को पॉज करके आप बता सकते हैं क्वेश्चन को कि जो गांव में व्यक्ति है उसके पीछे मौद्रिक व्यय जो होगा वो ज्यादा होगा कि जो शहरों में है उस व्यक्ति के पीछे मौद्रिक व्यय ज्यादा होगा। जल्दी करिए भाई, कौन जो लोग बता कमेंट कर सकते हैं, जिनको पता है, जिनको समझ में आ रहा है वो लोग कमेंट कर सकते हैं। मैंने आपसे क्वेश्चन फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि जो गांव में व्यक्ति है उस व्यक्ति के पीछे यानी कैलोरी को पूरा करने में ज़्यादा खर्च होगा कि जो शहरों में है उस व्यक्ति के पीछे कैलोरी को पूरा करने में ज़्यादा खर्च होगा। अब आप लोगों में से जल्दी से कमेंट करिए। कमेंट करना चाहिए भाई, आप लोगों को कमेंट तो करना ही चाहिए, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या अब तक आपको समझ में आया। उसी हिसाब से फिर से हम क्या कर सकते हैं, रिकॉल करा सकते हैं या टॉपिक को फिर से अलग ढंग से बताने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको बेहतर ढंग से समझ में आए। तो इसलिए आप क्या करिए, जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि हमने पूछा कि किस व्यक्ति के पीछे व्यय ज़्यादा होगा। जो शहरों गाँव में है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, उसको इतना कैलोरी पूरा करने में ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा कि जो शहरों में है उसको ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा। चलिए जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। तो आप अब तक बता चुके होंगे, हमको लगता है कि चलिए आप लोगों में से जो लोग कमेंट करने वाले होंगे वो अब तक कमेंट कर रखे होंगे, कर दिए होंगे या कर रहे होंगे। हम आगे आपको बताते हैं कि आप ध्यान में रखिए कि आप लोगों में से कई लोग सही भी कमेंट करते हैं, कई लोग सही भी किए हैं। जैसे आप लोग बताएं, कई लोग इस आधार पे कमेंट किए होंगे कि सर यहाँ पर 2400 कैलोरी है और यहाँ पर 2100 कैलोरी है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 2400 कैलोरी है तो 2400 कैलोरी पूरा करने में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, ज़्यादा व्यय करना पड़ेगा। कहाँ, ग्रामीण क्षेत्रों की बात हो रही है, ग्रामीण क्षेत्रों में, और यहाँ कहाँ है, शहरी क्षेत्रों में है। तो ध्यान में रखिएगा, ऐसी बिल्कुल भी बातें नहीं है। यहाँ पर जो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जैसे अगर आपसे बात की जाए तो आप कह सकते हैं कि कम से कम गेहूँ, चावल, चना, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, कुछ और तेल वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं, सामान्यतः ये किसानों के घर या और लोगों के घर हो जाते हैं। लेकिन शहरों में तो अधिकांश चीज़ें खरीदनी ही पड़ती है। गाँव में थोड़ी बहुत सब्जियां भी हो जाती है, लेकिन शहरों में इन सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए मैक्सिमम वस्तुओं को खरीदना पड़ता है। तो जब मैक्सिमम वस्तुओं को खरीदेंगे आप शहरों में, तो बताइए कहाँ पर खर्च ज़्यादा होगा। जहाँ पर आप ज़्यादा वस्तुओं को खरीदेंगे वहाँ पर आपका खर्च ज़्यादा होगा। इसलिए 2100 कैलोरी शहरों में पूरा करने के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ता है, जबकि गाँवों में 2400 कैलोरी पूरा करने के लिए भी शहरों की तुलना में कम ही खर्च करना पड़ता है। गॉट इट। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए हम इसी चीज़ को लिख लेते हैं। अब ऐसा आप लोग इसीलिए कहेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, गाँव में, ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में सभी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो यहाँ तक आप लिख लिए होंगे, और जल्दी से अगर ना लिखे हो तो आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और नहीं तो फिर आगे बताएं। चलिए, तो आप लोग यहाँ तक लिख चुके होंगे, तो आगे हम लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर हम पेन को चेंज कर लेते हैं भाई, देखते हैं दिख रहा है कि नहीं। तो चलिए ये कम दिख रहा है, हम पेन को चेंज नहीं करते हैं, ब्लैक पेन ही यूज़ करते हैं।
ताकि आपको दिखे। तो आप लिख सकते हैं कि 2011-12 में 2011-12 में निर्धनता रेखा की अगर बात की जाए, अब ध्यान में रखिएगा कि अब हम पैसे की यानी मौद्रिक आय की बात कर रहे हैं, व्यय की बात कर रहे हैं कि कितना आय होगी तो एक व्यक्ति के पीछे, तभी वो व्यक्ति मतलब निर्धनता रेखा से नीचे नहीं रहेगा या निर्धनता रेखा से ऊपर होगा या नीचे रहेगा। तो ध्यान में रखिएगा कि 2011-12 में हमने जो निर्धनता रेखा खींच रखा था मौद्रिक आय के लिए, उसमें हमने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, तो आप ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कर सकते हैं, ग्रामीण परिवार के लिए या ग्रामीण क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमने क्या कर रखा है, हमने 816 रुपये प्रति माह, यानी एक व्यक्ति के पीछे 816 रुपये खर्च होता है प्रति माह जो ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्ति होता है, क्योंकि उसे बहुत सारी चीज़ों को खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। करेक्ट? तो ध्यान में रखिएगा, ये कब का आंकड़ा दिखाया जा रहा है, ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है आपको 2011 और 12 का, लेकिन अब तक बढ़ा होगा तो अब थोड़ा बहुत और बढ़ गया होगा। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर 816 रुपये थे अब 1100-1200 रुपये होंगे। और शहरों क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो शहरों क्षेत्रों की बात करें, शहरी क्षेत्रों में दिख रहा है, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों में अगर बात की जाए तो ये जो मौद्रिक व्यय है, ये जो व्यय करने की बात है, ये पहुंच गया है लगभग 1000, ठीक है। तो 2011-12 में ये था 1000 रुपये प्रति माह प्रति व्यक्ति कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना आप लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर अगर आपको करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं ऑब्लिक दे करके व्यक्ति प्रति माह प्रति, ये हमने प्रति दिया है तो प्रति माह प्रति व्यक्ति, यहाँ पर भी प्रति माह प्रति व्यक्ति, चलिए दिख रहा होगा, हाँ दिखा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं तो प्रति माह प्रति व्यक्ति के लिए यानी ग्रामीण क्षेत्रों में 816 रुपये, जबकि शहरी क्षेत्रों में 1000 रुपये की जरूरत पड़ती थी। अब थोड़ा बहुत और बढ़ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ तक हमने समाप्त कर लिया। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या लिख सकते हैं, जल्दी कर लीजिएगा भाई, जल्दी से। तो ठीक है, मिटाते हैं इनको, मिटाया जाए। चलिए, आप लोग बोल दिए मिटाने के लिए कि सर मिटा दो, तो मिटा देते हैं। बार बार रिवाइज नहीं करेंगे। अगर आपको टॉपिक देखना है तो एक आध बार आप रिवाइज करके वीडियो को पॉज करके वीडियो को बैक करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो को बैक करके भी आप देख सकते हैं। देखिए आज टाइम इसलिए ज़्यादा लग रहा है क्योंकि आज लिखने की चीज़ें ज़्यादा थी और समझने की भी चीज़ें थी, लेकिन हमने समझने की भी कोशिश की शुरुआत में अच्छे से, और उसके बाद जो कुछ भी लिखने की चीज़ें हैं हमने उनको लिखने की भी भरपूर कोशिश किया है, उनको भी पूरा करते हुए चल रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो सेंटेंस अभी हमने लिखा, जो 2011-12 को लिखा, अब उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, अतः करके यानी निष्कर्ष निकाल करके हम लिख सकते हैं। तो आप उसके नीचे अतः या इसलिए करके लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे इसलिए करके लिखेंगे तो थोड़ा सा शब्द बड़ा होता है, थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए आप अतः करके लिखेंगे या निष्कर्षतः लिखेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर शब्द अच्छा लगेगा। जो 2011-12 लिखा गया था उसी के नीचे हम लिख रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं अतः 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर बात हो रही है कि अगर हम उसको पहले ही बता देना चाहिए था लेकिन बताया नहीं। तो अभी हमने देखा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, यहाँ देख लीजिएगा फिर से, ग्रामीण क्षेत्र में एक व्यक्ति को अपनी कैलोरी पूरा करने के लिए 816 रुपये चाहिए होते थे। एक व्यक्ति को 816 रुपये चाहिए होते थे। और अब आप यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा कि अगर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति की आय जो है वो 4080 रुपये है, 4080 रुपये है, सॉरी एक व्यक्ति की आय नहीं बल्कि एक परिवार की आय है 4080 रुपये पर मंथ की, एक महीने की। तो अगर इस परिवार में अगर मान लेते हैं कि 5 सदस्य हैं, ये आय है, चलिए हमने यहाँ लिख दिया आय,
और ये मान लेते हैं कि आय है और ये परिवार है, परिवार, और इसमें सदस्यों की संख्या, परिवार सदस्य जो है, सदस्य इसमें है 5। तो आप एक बात बताइएगा कि 5 सदस्यों में क्या 816 रुपये सभी लोगों को देंगे तो ये पूरा हो जाएगा? बताइएगा जल्दी से। अगर 4000 ही रुपए हैं और 5 सदस्य हैं तो 816 रुपये आप देंगे तो क्या कैलोरी पूरा हो जाएगा सभी व्यक्तियों का? आप इसको क्या करेंगे, 816 से इसमें भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि तब अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति के पास 816 रुपये नहीं आएंगे, और जब एक व्यक्ति के पास 816 रुपये नहीं आएंगे तो इसका मतलब वो क्या होगा, निर्धनता रेखा के नीचे पहुंच जाएगा। गॉट इट? तो यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर हम इसी सेंटेंस को लिख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 2011-12 में जिस व्यक्ति के पास 4080 रुपये होते थे वह व्यक्ति गरीब माना जाता था। 4080 नहीं बल्कि हम आपको बताएं, ठीक है, 4080 रुपये। तो जो इनके पास 4080 रुपये होते थे वो व्यक्ति गरीब माना जाता था। जबकि वही शहरी क्षेत्रों की हम बात करें तो 5000 जिन व्यक्तियों के पास होता था वो व्यक्ति निर्धनता रेखा पर माना जाता था कि अच्छा ये निर्धनता रेखा पर है, ना तो उसके नीचे है और ना ही उसके ऊपर है, क्योंकि एक व्यक्ति को 1000 रुपये चाहिए था कैलोरी पूरा करने के लिए। ठीक है, तो वो उसके नीचे और ऊपर नहीं होगा, बस उसी पर होगा उसको अपनी कैलोरी पूरा करने के लिए। लेकिन सिर्फ अगर ये कैलोरी की बात की जाए तो उसी पर, उसके हिसाब से देखा जाए तो व्यक्ति क्या है, निर्धन नहीं है। लेकिन उसे और भी तो चीज़ों की आवश्यकताएं होंगी, जैसे व्यक्ति को क्या करना होगा, व्यक्ति को कपड़े भी खरीदने होंगे, शैम्पू भी खरीदने होंगे, कुछ और भी आवश्यक वस्तुएं खरीदनी होंगी। तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति निर्धनता रेखा के नीचे ही माना जाएगा, जो व्यक्ति 5000 रुपये कमा रहा था वो भी। तो गॉड, तो ध्यान में रखेंगे इस चीज़ को। जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना तो आप ध्यान में रखा करिए कि आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है और क्या नहीं पूछा जा रहा है। अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो व्यक्ति 5000 रुपये कमा रहा है शहरी क्षेत्रों में और 5 परिवारों का सदस्य है तो वो व्यक्ति निर्धन है कि नहीं, तो आप बोलेंगे कि सर कैलोरी पूरा करने के लिए वो व्यक्ति निर्धन तो नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसको 1000 रुपये की ज़रूरत थी, 1000 उसके कैलोरी में खर्च होता, जो कि उसकी कैलोरी की मात्रा थी 2100 कैलोरी, और वो कैलोरी पूरा भी कर ले रहा है। लेकिन अगर और आवश्यक वस्तुओं की अगर हम बात करेंगे उसके साथ जोड़ करके तो व्यक्ति निर्धन ही होगा, क्योंकि कैलोरी में ही उसके सारे खर्च हो जाएंगे 5 सदस्यों में, और बाकी और दूसरी वस्तुओं के लिए उसके पास पैसे नहीं बचेंगे। गॉट इट? तो ध्यान में रखिएगा। तो इसी शब्द को हम लिखने की कोशिश कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को, तो आप लिखने शुरू कर दीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि आज थोड़ा सा आप लोगों को पढ़ा दें, निर्धनता अनुमान तक पहुंचा दें, निर्धनता अनुमान ला करके आपको खत्म कर दें। तो भाई आज का टॉपिक जो था ना वो समझने लायक था, और मैंने बार बार एक शब्द को या एक सेंटेंस को आज बार बार रिवीजन नहीं कराया है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा कि 2011-12 में ग्रामीण क्षेत्रों में 5 सदस्यों का परिवार, 5 सदस्यों का परिवार निर्धनता रेखा के नीचे होगा, निर्धनता रेखा के नीचे। पांच सदस्यों का परिवार जो होगा गांव में वो निर्धनता रेखा के नीचे होगा यदि उसकी आय अभी जो बताए थे भाई कि 4080 रुपये, वही जो परिवार की बात को समझाए थे, उन्हीं चीज़ों को लिख रहे हैं हम लोग। तो यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम है, तो यही लिख लेते हैं। चलिए आगे लिख लेते हैं, प्रति माह से कम है। तो वो व्यक्ति जिसका ग्रामीण क्षेत्रों में अगर 5 परिवारों का सदस्य है और उसकी आय 4080 रुपये से प्रति माह से कम है तो वो व्यक्ति निर्धन माना जाएगा, गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा, निर्धनता रेखा से नीचे माना जाएगा। जबकि आप लिख सकते हैं, जबकि शहरी क्षेत्रों में, अभी हमने आपको बताया कि भाई शहरी क्षेत्रों में, ठीक है, तो शहरी क्षेत्रों की भी यही बात होगी। तो शहरी क्षेत्रों में 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी, की आवश्यकता होगी 5 या ऐसे होगी 1
5 परिवार वाले सदस्य में 5 सदस्य वाले 5 सदस्य वाले परिवार में। गॉट इट? तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे, तो इतना लिख लीजिएगा, इतना आपको समझ में आ रहा भी होगा। ठीक है, तो ये है आपके, यहाँ तक हमने इस चीज़ को पढ़ा, इन चीज़ों को जाना, और बस 2 लाइनें और हैं, उन 2 लाइनों को पढ़ करके आज की वीडियोस यहीं पर समाप्त करेंगे। आज की क्लास यहीं पर हमारी एंड हो जाएगी, ओवर हो जाएगी। तो आपको बताएं, ये सारी चीज़ें थी, तो आप इनको देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा कि अगर हमने यहाँ पर बताया, आपको एक बात बता दें, जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये कि जो भी हम लोग यहाँ पर कंटेंट पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही सिर्फ पढ़ रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आपको चाहे जैसा भी लग रहा होगा, लेकिन हम पूरी तरह से कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी को ही एक्सप्लेन करें, और आउट ऑफ सिलेबस हम नहीं जा रहे हैं। अभी हम इसमें इंक्लूड नहीं करा रहे हैं योजना और कुरुक्षेत्र जैसे मैगजीन को या किसी और मैगजीन को। ध्यान में रखिएगा, बात बार बार कही जाती है। आप यूट्यूब पर या जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं उनकी आप साक्षात्कार देखिए, या फिर उनसे आप उनके जो भी वीडियोस हैं, जो कुछ भी यूट्यूब पर आपको उनके थ्रू वीडियोस मिलते हैं, आप उन सब वीडियोस को देखिए। तो सभी जो भी व्यक्ति, जो भी आईएएस कैंडिडेट्स हैं, जो भी जिनका सिलेक्शन हो चुका है, वो लोग यही बोलते हैं कि अगर सिलेक्शन लेना है तो सबसे प्रथम यदि ये जो एनसीईआरटी है, अगर एनसीईआरटी बेहतर ढंग से कंप्लीट हो गया, यदि हमने एनसीईआरटी को बेहतर ढंग से समझ लिया, तो बाकी सिलेक्शन लगभग 80%, 70%, 70% श्योर हो जाता है। अगर एनसीईआरटी बेहतर ढंग से नहीं है तो सिलेक्शन की जो संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। वो मैं नहीं कह रहा हूँ, आज तक आप जितने लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, या जो बहुत बड़े मेंटर हैं, जो आईएएस के बहुत बड़े मेंटर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, आप उनसे जाकर के पूछ सकते हैं। तो जो बहुत बड़े मेंटर हैं उनसे जाकर के उनकी वीडियोस देखिए, उनसे मिलिए, उनसे पूछिए कि सर एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट कितनी है यूपीएससी के लिए, कितनी जरूरत है एनसीईआरटी, क्या बिना एनसीईआरटी के काम चल सकता है? तो बताएंगे वो। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को। तो चलिए 2 पॉइंट और है, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, नहीं तो फिर दिखेगा नहीं। तो आपको बताएं कि हमारे यहाँ, हमारे देश में एक एनएसएसओ नामक संगठन है, संस्था है, एनएसएसओ। ये एक संगठन है जिसको हम फुल फॉर्म में अगर लिखें तो लिख सकते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, एनएसएसओ। ये क्या करता है? निर्धनता रेखा को निर्धारित करने वाली एक संस्था है। भारत में निर्धनता रेखा को तय करती है प्रत्येक 5 साल में। ध्यान में रखिएगा, प्रत्येक 5 साल में ये क्या करती है? निर्धनता रेखा को निर्धारित करने वाली एक संस्था है, निर्धनता रेखा को निर्धारित करती है। कौन? एनएसओ। अगर आप इसको क्या करना चाहते हैं, हिंदी लिखना चाहते हैं, तो लिख सकते हैं राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन। तो ये मैंने इसकी हिंदी लिख दी भाई, आप जल्दी से इसकी हिंदी लिख सकते हैं। तो हिंदी लिखने के बाद चलिए आपको बता देते हैं कि हमने आपको बताया कि ये क्या करता है सामान्यतः, या इसके द्वारा आप कह सकते हैं के द्वारा। चलिए जल्दी जल्दी सेंटेंस आगे लिख लेते हैं, के द्वारा आगे सेंटेंस लिख रहे हैं भाई। हर या सामान्यतः हर 5 वर्ष पर, हर 5 वर्ष पर, ठीक है, दिख रहा है भाई, अभी भी आपको दिख रहा होगा। हर 5 वर्ष पर निर्धनता रेखा का निर्धारण या आकलन किया जाता है, आकलन किया जाता है।
तो ध्यान में रखिएगा कि ये वनडे एग्जाम के लिए बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वनडे एग्जाम के लिए। NISSO यानी भारत में निर्धनता रेखा को तय करने वाली संस्था का नाम बताइए, तो NISSO। ठीक है, आगे एक लाइन और है, 1 से 2 लाइन होगा तो उसको लिख लीजिएगा। जल्दी से हम यहाँ लिख देते हैं। तो इतना आप लिख चुके हैं। ये भारत में क्या करता है, भारत में निर्धनता रेखा को तय करने वाली संस्था है, ध्यान में रखिएगा। चलिए, संगठन है, इसकी बात की जा रही है, NISSO की। और अंतिम पॉइंट जो है, अंतिम पॉइंट हम लिख लेते हैं आज के कंटेंट के लिए। आपको बता दें कि विकासशील और जो जितने विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों में निर्धनता रेखा को तय करने वाली जो संस्था है वो कई अन्य संस्थाएं हैं। यहाँ तक कि जो अंतर्राष्ट्रीय बैंक है वो भी क्या करती है, निर्धनता रेखा को तय करती है। किसके बीच में, तो जो विकासशील देश हैं जैसे भारत और चीन, ये सभी विकासशील देश हैं। तो विकासशील देशों के बीच में निर्धनता, एक ही निर्धनता रेखा को मानता है। और वो कौन, जो विश्व बैंक जैसे संस्थान है, संगठन है, ये सभी क्या करते हैं, विकासशील देशों के लिए एक ही निर्धनता रेखा को तय करते हैं और उसी के आधार पर सबकी रिपोर्ट निकाल देते हैं। तो एक अंतिम लाइन लिख सकते हैं, लिखिएगा जल्दी जल्दी। विकासशील देशों के बीच, चलिए दिख रहा है, विकासशील देशों के बीच, ठीक है। तो विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विकासशील देशों के बीच तुलना करने के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यहाँ संगठन है भाई, संगठन निर्धनता रेखा के लिए एक समान मानक का प्रयोग करते हैं, एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने ये लिख दिया और आप इसको जल्दी से लिख लेंगे। सो दोस्तों, हम आपको बताएं कि आज की ये क्लास अब तक आप लिख चुके होंगे। तो हमने आज देखा कि आप लोगों को एक चीज़ मिला होगा कि आज मैंने बार बार किसी भी शब्द को या किसी एक सेंटेंस को बार बार रिवाइज करने की कोशिश नहीं किया है। हाँ, अगर आप लोगों को वीडियोस पसंद है, कम आए, या वीडियोस में मैं बार बार आपको कहता हूँ कि कुछ सुझाव देने हैं, तो आप ज़रूर हमें बताएं कि सर ये आप क्या करिए, ये परिवर्तन कर लीजिए, ये बदल लीजिए, या ये कमी है वीडियोस में। मुझे लगता है कि आई थिंक अगर आप ऐसा करते हैं तो ज़्यादा बेटर होता ज़्यादा। तो मैं उस चीज़ को अप्लाई करने की कोशिश करूँगा, उस चीज़ को ज़रूर समझने की कोशिश करूँगा और जो कमी रहेगी उसको दूर भी करने की कोशिश करूँगा। तो कम से कम आप मुझे क्या कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। और सजेस्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमसे बड़े हों या हमसे छोटे हों, सजेस्ट तो कोई भी कर सकता है। आप पढ़ लिख रहे हैं, आपको कैसे मैटर चाहिए, किस टाइप के मैटर चाहिए, तो आप इसका डिसाइड मतलब इस चीज़ को सोच सकते हैं। और एक अगली बात बता दें कि कल से जो आपको वीडियोस मिलेंगे, कल से 2 वीडियोस पर डे मिलेंगे लगभग, ठीक है। हाँ, एक आध दिन गैप हो सकता है एक वीडियोस में, लेकिन एक वीडियोस तो आपको डेली मिलेगी। अगर कोई कैजुअल या कोई घटनाएं घटती नहीं है, यानी कोई मतलब आकस्मिक घटनाएं नहीं होती हैं, तो निश्चित रूप से आपको पर डे एक वीडियोस तो जरूर मिलेगी। और अल्टरनेट पर अब आपको 2 वीडियोस मिलती रहेंगी, ठीक है। तो कल हम आप लोगों को टाइम टेबल भी बता देंगे, कितने बजे से कितने बजे तक क्या क्या चलेगा, तो आप देख लीजिएगा। खैर, अब वीडियोस काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज का ये सेशन या ये लेक्चर नंबर 7 कैसा लगा, आपको कितनी सारी चीज़ें मिली, जानकारी कुछ मिली या नहीं मिली, लेक्चर कैसा था, प्रभावपूर्ण था या नहीं था, प्रभावी था या फिर नहीं था, तो इन सब चीज़ों के बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कमेंट करते हैं तो हमें खुशी होती है कि चलो ये आपको अच्छा लगा। आप इसलिए ना करिएगा कि मैं आपके क्षेत्र का हूँ या आपके गांव का हूँ, बल्कि इसलिए करिएगा कि अगर कंटेंट अच्छे हैं तो आप ज़रूर कमेंट करके हमारे हौसले को बढ़ाने की कोशिश करिए, ठीक है। दीजिए अब मुझे इजाज़त,
तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।